नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। अलगाववादी मसरत आलम खुद को पाकिस्तानी बताकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। मसरत जैसों को जेल भेजा जाना चाहिए या पाकिस्तान? आखिर भारत में पाकिस्तान के पिट्ठुओं को क्यों बर्दाश्त किया जाए? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। खुद को पाकिस्तानी बताने वाले किसी शख्स को भारत में रहकर भारत के खिलाफ आग उगलने की छूट दी जा सकती है? अगर नहीं तो फिर कश्मीर में मसरत आलम छुट्टा क्यों घूम रहा है? 5 साल पहले कश्मीर घाटी में भारतीय सेना पर पत्थरबाजी कराने का मास्टरमाइंड मसरत ही था, जिसे पीडीपी बीजेपी सरकार ने इसी साल रिहा कर दिया है। रिहाई के बाद से ही मसरत आलम भारत विरोधी हरकतों में जुटा है और अब तो उसने हद ही कर दी है। वो कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है, पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहा है और भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहा है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि मसरत जैसे लोगों को जेल भेजा जाए या पाकिस्तान के ऐसे पिट्ठुओं को भारत में बर्दाश्त क्यों किया जाए? कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम के दिल में पाकिस्तान के लिए प्यार पलता है और हिंदुस्तान के लिए नफरत। ये बात एक बार फिर घाटी में खुलेआम साबित हो गई। घाटी में पाकिस्तान के नारे लगवाने और भीड़ को हाफिज सईद का पैगाम सुनाने वाले मसरत आलम की सबसे बड़ी गुस्ताखी एक बार फिर से देखिए। मेरी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान। हाफिज सईद का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान, पाकिस्तान। हैरानी इस बात की है कि मसरत को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, उल्टे वो तो लगातार भारत विरोधी बयान देने में जुटा है। देखिए, पहले तो मैं इंडियन नहीं हूँ, तो न रियासत जम्मू कश्मीर इंडिया का कोई हिस्सा है। कोई डर नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है कि हमारे खिलाफ एफआईआर लगा रहे हैं। इससे पहले भी सैकड़ों एफआईआर लग चुके हैं, तो एक और सही, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हिंदुस्तान में पैदा होकर पाकिस्तान का राग अलापने वाले मसरत आलम की ये खतरनाक सोच किसी आतंकी की सोच से कम नहीं। मसरत ने भारत के खिलाफ आवाज उठाई तो अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी ने भी जहर उगलने में देर नहीं की। रही बात एफआईआर की बात, तो अरेस्ट की बात, ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए। हमने तो अपनी जिंदगी का निस्फ से ज्यादा हिस्सा जेलों में ही गुजारा है, लेकिन इवन देन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अज़ाइम है उनमें कोई कमी और कमजोरी नहीं आएगी। इन चीजों को लेकर हम इंशाल्लाह वी स्टैंड फॉर आजादी और आजादी लेके ही रहेंगे इंशाल्लाह। खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के स्वागत में रखी गई इस रैली के पहले मसरत को सीमा पार से 7 फोन कॉल्स आए थे। इनमें एक फोन हाफिज सईद का भी आया और हाफिज ने ही माहौल खराब करने का हुक्म दिया। अब मसरत जिस अंदाज में भारत में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, उससे यह आशंका गहरा गई है कि कहीं वो 2010 की तरह पत्थरबाजी जैसे कांड को अंजाम देकर घाटी में अमन चैन बिगाड़ने की फिराक में तो नहीं है। पीडीपी और बीजेपी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस पे कार्रवाई करें, देश से माफी मांगे कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया, ऐसे तत्वों को। भारतीय जनता पार्टी की समर्थन से वहां एक सरकार बनी है, तो अब जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले वो सरकार बर्खास्त होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की, जिसने गुनाह किया है मसरत आलम को छोड़ने का, नहीं तो सरकार से बाहर आइए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान का झंडा न फहरा सकता है, न पाकिस्तान के फेवर में किसी प्रकार का स्लोगनरिंग कर सकता है। जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा, जो भी संगठन ऐसी करेगी, उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। मसरत की नई करतूत से हंगामा कश्मीर से दिल्ली तक मचा है। गृह मंत्रालय से मुख्यमंत्री मुफ्ती को फोन गया, मसरत की गिरफ्तारी का आदेश हुआ, लेकिन मुफ्ती सरकार ने मसरत के खिलाफ नरमी के संकेत दे दिए। मसरत आलम के मामले में आज हुआ है और मसरत आलम को कोई सजा मिल सकता है जम्मू कश्मीर प्रशासन? मुझे मालूम नहीं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई थी।
और मैंने कहा कि भारत की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे, यह देश किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकता है और इस संबंध में कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, यह मैंने उनसे अपेक्षा की थी। मसरत आलम की रिहाई हाल ही में हुई है और उसके रिहा होने के साथ ही कयास लगाए जा रहे थे कि मसरत घाटी में शांति बिगाड़ने का खेल पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर फिर से शुरू करेगा, इसलिए उसे गिरफ्तार करके वापस जेल भेज देना चाहिए। लेकिन मुफ्ती सरकार तब भी कानून का रोना रोती रही। अब जबकि मसरत ने खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और भारत को अपना मुल्क मानने से इनकार कर दिया है, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि हिंदुस्तान के खिलाफ बार बार जहर बोने वाले मसरत जैसों को जेल भेज दिया जाए या पाकिस्तान, भारत में पाकिस्तान के पिट्ठुओं को आखिर क्यों बर्दाश्त किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यह है कि ऐसी क्या मजबूरी है जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार, और खासकर यह सवाल बीजेपी से है कि बीजेपी की सरकार मसरत आलम जैसे लोगों को जेल क्यों नहीं भेजती, जो पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी है और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इसी सवाल पर होगी आज तीखी बहस और इस बहस में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब, शेख नासिर हुसैन साहब जो कि लीडर हैं पीडीपी के, अशोक पंडित जी जो कि कश्मीरी पंडित हैं, फिल्मकार हैं, सेंसर बोर्ड के सदस्य हैं, सीनियर जर्नलिस्ट राहुल जलीली साहब, थोड़ी देर में RSN सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, जुड़ चुके हैं पटना स्टूडियो से। मेरा सबसे पहला सवाल शेख साहब आपसे, क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। तो मेरा दूसरा सवाल, मसरत आलम कह रहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुसरत आलम क्या कह रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। मुसरत आलम ने तो किसको मतलब होगा शेख साहब, तो किसको मतलब होगा? आपकी सरकार है वहां पर, स्टेशन बडगाम, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। किसको मतलब होगा? आपको नहीं? FIR दर्ज हुई है और मैं आपको बताऊं FIR जो उसके खिलाफ दर्ज हुई वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में दर्ज हुई है। FIR जब भी दर्ज होती है उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी और सरकार इसमें खामोश बैठने वाली नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब इस बात पे खामोश बैठने वाले नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा सब्र से काम लीजिए। जब FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होने के बाद पुलिस उसमें कार्रवाई करती है। आखिर कानून की एक प्रक्रिया है, हम लोग एकदम से किसी पे हाथ नहीं मार सकते। FIR दर्ज होगी और FIR दर्ज होने के बाद अगर उसकी गिरफ्तारी जरूरी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, मुसरत आलम को गिरफ्तार किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, क्या आपको टेलीविजन पर सबूत दिखाई नहीं पड़ रहे? देखिए, गिरफ्तार करने का काम जो है वो पुलिस का है और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और पुलिस को चलाने का काम सरकार का है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चाहे जुडिशरी है, पुलिस है, उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब या हमारी सरकार इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इससे पहले भी मिलिटेंसी पे जो काबू किया है उसके लिए पुलिस हमारी जो है वो दाद की मुस्तहिक है और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। नहीं साहब, पुलिस लेकिन सिचुएशन को हम किसी भी तरीके से मिसहैंडल नहीं करने देंगे। जैसे आपने देखा है 2010 में पुलिस को कंट्रोल करने का काम सरकार का है, सरकार इसीलिए चुनी जाती है। शेख साहब, चिंगारी ने पूरे कश्मीर को आग लगा दी थी। सरकार साहब, शेख साहब, सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि पुलिस को मेंटेन करें, हम चुने हुए लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। पुलिस जनाब, बिल्कुल आपकी बात दीपक जी मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम चुने हुए लोग हैं, लेकिन पुलिस जो है वो सरकार से कम, बल्कि उसके पास एक जाब्ता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारे पास है जिसके तहत FIR रजिस्टर होती है। अंडर सेक्शन 154 FIR रजिस्टर हुई। उसके बाद डिफरेंट सेक्शंस में जो देश के खिलाफ नारे लगे उसको लेकर के FIR दर्ज हुई है। अब पुलिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से चलेगी, एक जाब्ते के हिसाब से चलेगी। आपके मेरे कहने पर पुलिस नहीं चलेगी और हम नहीं चाहेंगे। जिस दिन पुलिस राजनेताओं के कहने पर चलेगी, सरकार के कहने पर चलेगी, पूरी लॉलेसनेस होगी। पुलिस को अपना काम करने दीजिए और आप देखिए
जो भी जनता चाहती है किसी भी सूरत में हम जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को बिगड़ने नहीं देंगे। कुछ लोगों की ये कोशिश रही है, जैसे आपने देखा 2010 में कुछ लोगों ने कोशिश करके एक चिंगारी से पूरे कश्मीर को अपनी आग में लपेट। अरे वो मसरत आलम थे, 112 लोग मारे गए 2010 में, 112 लोग मारे गए और जिन लोगों ने आग भड़काई उसमें मसरत आलम एक आदमी थे, जेल में डाला गया उनको। देखिए ये दिस बिल्कुल डाला गया, दिस इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपको मैं एक बात बता दूं, जो साबका सरकार हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की जो सरकार थी, उमर अब्दुल्ला साहब ने और उसकी सरकार ने मुशर्रत आलम को हीरो बना दिया। मुशर्रत आलम है क्या? मुशर्रत आलम कुछ भी नहीं है। आज के मीडिया और भी हीरो बना दिया उसको छोड़कर, फजूल के मुद्दे हीरो बना दिया उसको छोड़कर, बना करके कश्मीर में हालात बिगाड़ो। आपने भी हीरो बना दिया उसको छोड़कर, आपने क्यों छोड़ा? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का अपना काम कर रही, सरकार अपना काम कर रही है। और आप देखिए मुशर्रत आलम के साथ कानूनी सलूक किया जाएगा। मुशर्रत आलम की गिरफ्तारी जहां पर जरूरी होगी उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, हमारी सरकार और हमारी पार्टी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। देश और रियासत में किसी भी तरीके से हम हालात को खराब होने नहीं देंगे। नरसिम्हा राव साहब, बड़ा सीधा सवाल है आपसे। अब तो मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं, सरकार से कब बाहर आएंगे? आपको तो मतलब क्या बोले, चुल्लू पर पानी भी काफी नहीं है। वो कह रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा है ही नहीं। मसरत आलम ये कह रहे हैं। दीपक जी, मसरत आलम क्या बयान देते हैं, वो सेपरेटिस्ट लीडर है, ये सब जानते हैं। और जो उन्होंने जो भी किया है कल एक प्रोटेस्ट रैली के तहत, ये एक कानून का उल्लंघन है। उसके लिए उनको सजा के पीछे, सलाखों के पीछे उनको जाना ही पड़ेगा। अरे आपकी सरकारें हैं क्यों नहीं? जो अभी उनके खिलाफ जो एफआईआर। नरसिम्हा राव साहब, आपकी सरकारें हैं क्यों नहीं वो सलाखों के पीछे? नहीं, पूरी तरह दीपक जी, एक आदेश दिए गए, इस आदेश का पालन जो है वो राज्य सरकार को करना है, राज्य की पुलिस को करना है। आपकी राज्य सरकार है राव साहब, आपकी सरकार है। आपकी सरकार का दिल्ली में 56 इंच का सीना है। दीपक जी, ये कानून व्यवस्था जो है ये होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के अधीन है, तो इसलिए पुलिस उनके अधीन है। हमारी भागीदारी सरकार में है। इसलिए ये सरकार यदि से केंद्र की बात नहीं सुनती है, हमारे लिए रास्ता बहुत साफ है, बहुत आसान है। राज्य सरकार के खिलाफ कुछ कदम उठाने की जरूरत ही नहीं है। यदि ये सरकार देश के हितों के आधार पर यदि काम नहीं कर सकती है, ये हम सत्ता में इसलिए है क्योंकि हम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हम विकास चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर को ये तो विनाश हो रहा है, ये तो विनाश हो रहा है। मुझे ये बताइए, क्या आप जम्मू कश्मीर सरकार से विड्रॉ करेंगे? क्योंकि अब तो चिड़िया आपके हाथ से निकल गई है। दीपक जी, ये जब भी कोई ऐसा घटना होता है, ऐसे सवाल यही पूछा जाता है, आप उनसे समर्थन वापस करेंगे। ये हमारे लिए सत्ता में रहना हमारे लिए कोई बड़ा विषय है ही नहीं। तो छोड़ दीजिए, हम सत्ता में, तो छोड़ पूरे दीजिए, देश में सत्ता में है, केंद्र में हम सत्ता तो में छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कम से कम एक ऐसा आदमी जो नारे लगा रहा है मेरी जान पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, वो कम से कम खुला तो नहीं घूमेगा आपके राज में, जो ये तो नहीं कहेगा कि ये रियासत जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, मैं इंडियन नहीं हूं। आई थिंक उनसे हम यही कहेंगे, यदि आप अपने आप को भारत के निवासी नहीं मानते हो, आप कश्मीर चले जाओ, कौन रोक रहे हैं उनको? लेकिन भारत के अंदर रह के कोई इस प्रकार की एंटी नेशनल काम करेंगे, यदि तो सरकार देश के खिलाफ इस तरह की आवाज उठाएंगे, उनको उसके नुकसान, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। हम राज्य सरकार को हमारी तरफ से संकेत बिल्कुल साफ है, हम उस एक्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। यदि हमारे लिए सत्ता में रहना कोई महत्व नहीं है,
हम सत्ता में इसलिए हमारे सत्ता के भोग का कोई हमें भूख नहीं है। हम देश में सत्ता में हैं, 12 राज्यों में सत्ता में हैं। मुझे और लगता जम्मू है आप कश्मीर इंतजार ही में भी करते रह हम जाएंगे। एक मिशन के तहत हम सत्ता में हैं। नरसिम्हा राव साहब, आप इंतजार ही करते रह जाएंगे और मुफ्ती मोहम्मद साहिद साहब करते जाएंगे अपने मन की। बिल्कुल ऐसा नहीं। हम देश में सत्ता में हैं, 12 राज्यों में सत्ता में हैं। मुझे और लगता जम्मू है आप कश्मीर इंतजार में ही भी करते रह हम जाएंगे। एक मिशन के तहत हम सत्ता में हैं। नरसिम्हा राव साहब, आप इंतजार ही करते रह जाएंगे और मुफ्ती मोहम्मद साहिद साहब करते जाएंगे अपने मन की। बिल्कुल ऐसा आप नहीं होगा। इंतजार ही करते रह जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप इंतजार ही बिल्कुल करते रह ऐसा जाएंगे नहीं होगा। और लोग हमारा वहां दबाव- अलगाववाद फैलाते रहेंगे। 1 महीने से वहां पर ये ड्रामा चल रहा है और आप मूक दर्शक बने बैठे हैं। और एक बड़ी पुरानी कविता है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। और जिस आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी ने कहा था कि कश्मीर से धारा 370 हटाना चाहिए, वही उससे कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हुई है। इसको भी देश की जनता देख रही है। मैं सीधे मीम अफजल साहब के पास चलूंगा। मीम अफजल साहब, क्या ये बीजेपी के घड़ियाली आंसू हैं? दीपक जी, ये हमारा 370 हमारा विषय था, बट लेकिन एक साझा सरकार के कारण जनता पार्टी का हमें कुछ इश्यूज को बाहर रखना पड़ा। चार ये हमने सार्वजनिक और रूप से चेहरा हमने कहा है। सब अलग हैं। सुन लीजिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो कुछ हुआ है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसनाक है। पूरे देश के अंदर इसके ऊपर रिएक्शन है और बड़ा सख्त रिएक्शन है। इस किस्म की एंटी नेशनल एक्टिविटी करने के लिए उससे पहले मैं ये बता दूं, अभी कह रहे हैं कि अभी हमने एफआईआर कर ली है। अरे भाई, 1 हफ्ते से वहां पोस्टर्स लग रहे थे कि इस्तकबालिया दिया जाएगा गिलानी साहब को। गिलानी साहब दिल्ली में इलाज कराते हैं, पाकिस्तान में इलाज नहीं कराते, और 2 महीने तक दिल्ली में इलाज कराते हैं और उसके बाद वापस जाकर श्रीनगर में लाल झंडे पाकिस्तानी झंडे उठाते हैं और पाकिस्तान मेरी जान कहते हैं। पता नहीं है, इनको कहना चाहिए लेगा जान पाकिस्तान। ये जो लोगों की जान ले रहा है पाकिस्तान, वो इनको नजर नहीं आती है। बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुक से तो मैं कह ही रहा हूं, इनका चाल अलग है, चरित्र अलग है और चेहरा बिल्कुल अलग है। आज नरसिम्हा राव जी जो बोल रहे हैं, ठीक से जुमले भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इतने घबराए हुए, इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। ये इनको बड़ा शौक था कश्मीर में अपना सरकार में शामिल होने का, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि वहां पर ये किस किस्म की राजनीति करेंगे और क्या करेंगे। ये कह रहे हैं कि सरकार वहां पर जो है वो संज्ञान लेगी, एफआईआर हो गई। अरे, आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां मौजूद है, आप सरकार के अंदर मौजूद हो, आप बाहर से सपोर्ट थोड़ी दे रहे हो। यू आर ए पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट, यू आर ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस आपके अंडर में है। चीफ मिनिस्टर से आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है? छोले भटूरे बेच रहे हैं। लोगों की हालत ये हो गई है कि यहाँ इस किस्म के नारे लग रहे हैं। आपके नेता क्या कर रहे थे? मैं इन लोगों से रंगेलिया मना के आए हैं क्या? जो ये अलगाववादी हैं, आपके चैनल के जरिए से कि 70% लोगों ने पोलिंग किया है इस कश्मीर के अंदर, इनके लिए कोई जगह नहीं है। ये 0.2% भी लोग नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस किस्म के नारे लगाकर ये लीडर बनने का काम कर रहे हैं। ऐसे कई अलगाववादी लीडर इस किस्म के भयानक किस्म के भड़काऊ किस्म के एक्शन लेकर के और इस तरह के झंडे लहरा करके लीडर बनते आए हैं, और हमारी सरकारें उसको देख रही हैं। सख्ती के साथ काम करना पड़ेगा आपको। अभी जो हमारे पीडीपी के हुसैन साहब फरमा रहे थे कि कानून है, पुलिस है, एफआईआर होगी, उसके बाद एक्शन होगा। भाई, आप 15 दिन से कहां सो रहे थे? पूरा कश्मीर जानता है कि वहां क्या एक्टिविटीज हो रही थी। ठीक है, मैं अशोक पंडित जी के पास चलता हूँ। मीम अफजल साहब, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, और ये किस तरह के लोगों से मिल रहा था, क्या प्लानिंग कर रहा था, रिपोर्ट थी, आपको पहले ही सामने आना चाहिए था। और अभी एक बात मैं और बता दूं दीपक जी। अच्छा, मीम अफजल साहब, फिर आऊंगा आपके पास। अशोक पंडित जी, कश्मीर से बाहर बैठकर के आपके पास अशोक पंडित जी, बहुत जबरदस्त खतरा नजर आ रहा है कल। अशोक पंडित जी, बीजेपी के पास ये मोरल अथॉरिटी क्यों नहीं है कि खड़े होकर पीडीपी से बोले आप तुरंत गिरफ्तार करो? दीपक जी, मुझे आप 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि कश्मीर के जो हालात हैं, मैं उसका विक्टिम हूं। कश्मीर के पॉलिटिक्स को समझने के लिए
मुफ्ती मोहम्मद की पॉलिटिक्स को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अगले 100 जन्म लगेंगे। जो मसरत आलम का रवैया है, जो गिलानी का रवैया है, जो आज कश्मीर की हालत है, उसका मेन आर्किटेक्ट अगर कोई है तो वो मुफ्ती मोहम्मद सैयद और पीडीपी है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल आज आपके बिल्कुल गलत बात राहुल साहब कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं होगा। फाइल हो गई है, ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। ये मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए मिनिस्टर पर जो मुझे बोलने दीजिए प्लीज, होम मिनिस्टर रहे हैं, इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते हैं। दीपक जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज। बोलिए अशोक जी, दीपक जी मुझे बोलने दीजिए, बात जायज कीजिए। दीपक जी मुझे बोलने दीजिए, मुझे खत्म कर दीजिए दीपक जी। दीपक जी बोलिए अशोक जी। ये कोई नॉर्मल किसी का जेब नहीं हुआ है, नॉर्मल राइट नहीं हुए, नॉर्मल दंगे नहीं हुए। ये नेशन के अगेंस्ट, देश के अगेंस्ट एक वॉर छिड़ी गई है और वॉर छेड़ने वाला आदमी के अगेंस्ट एफआईआर फाइल नहीं होती है। बॉर्डर पे एक वॉर होती है और हमारे देश के अंदर वॉर हो रही है। मसरत आलम और सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने आपके देश के खिलाफ कश्मीर में जंग छेड़ी है। कश्मीर में जो जंग चल रही है ये आपके देश के खिलाफ है। ये साधारण सी बात अगर बीजेपी को समझ में नहीं आती तो उनको कश्मीर में राज करने का कोई हक नहीं है। ये एफआईआर की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हम इनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, ये बात कर रहे हैं कि हम इनको अंदर करेंगे। इतनी सी छोटी सी बात हमें फ्रस्ट्रेट कर रही है एज ए कश्मीरी पंडित, एज ए नेशनलिस्ट, कि इनको इतनी बात समझ में नहीं आ रही है कि आपका देश आज खतरे में है। वो खुलेआम हिंदुस्तान के झंडे जला रहा है, वो खुलेआम आपके देश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और आप ये कह रहे हैं कि हमने एफआईआर फाइल की है। शर्म आनी चाहिए इनको। जवाब दीजिए नरसिम्हा राव साहब, वॉर ऑन नेशन है, देश के खिलाफ युद्ध। कोई अगर कश्मीर में कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूं, इंडियन नहीं हूं, तो क्या ये देश के खिलाफ जंग नहीं है? कार्रवाई होगी तो आप क्या चाहते हैं? अंदर क्यों नहीं है? इसको उठा के अंदर क्यों नहीं डाल दिया है? बिल्कुल है और इसीलिए उसके खिलाफ इसको जेल में अंदर क्यों नहीं डाला हुआ है? मसरत आलम जेल में क्यों नहीं है? आप मुफ्ती मोहम्मद एफआईआर को क्या करना है? आप उठा के अंदर डालिए। ही शुड बी बिहाइंड द बार्स। व्हाट लॉ यू टॉकिंग अबाउट? बताइए शेख साहब, बताइए। आपका कहने का मतलब यह है कि हम किसी आदमी को एफआईआर के बगैर जो है जेल के अंदर कर सकते हैं। अगर ऐसी बात जम्मू कश्मीर में होने को लगे। शेख साहब बताइए, क्या ये देश के खिलाफ लड़ाई नहीं है? किस एफआईआर की बात कर रहे हैं आप? शेख साहब बताइए, ये देश के खिलाफ लड़ाई नहीं है क्या? ये कहना है कि एफआईआर अगर दर्ज हुई है तो एफआईआर दर्ज किए बगैर ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये अशोक जी मुझे ये समझाएं कि ये किस ज़ाब्ते की बात कर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को लोगों ने चुना है, वो लोगों ने चुन करके उनको सरकार बनाने का मौका दिया है और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की जात जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का हम सब लोगों से बेहतर भला जानते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब 2002 में उन्होंने हुकूमत संभाली उस वक्त भी रियासत में हंगामी सूरत हाल थी। उस सूरत हाल से निकाल करके हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में अमन और चैन आया। आज फिर अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब एक स्ट्रेटजी लेकर के जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा सब्र से तो काम लें। अरे अजीत साहब, पिछले 30 बरस से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी है वो सरकार है, लेकिन आप कितने लोगों को मारेंगे? क्या गोली चलाने से कश्मीर में अमन होगा? देखिए ये गोलियों की जंग नहीं है, ये आइडियोलॉजी की जंग है और आइडियोलॉजी की जब जंग होती है तो उसको बदलने के लिए आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। मसरत आलम को गोली मार के मसरत आलम को जेल में डाल करके अगर हालात आप कहते हैं कि ठीक होते हैं तो बता दीजिए। मारिए गोली, चलाइए गोली, वो आपके देश के खिलाफ लड़ रहा है। बदलाव लाने की जरूरत है। अच्छा शेख साहब जो है अशोक पंडित जी, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा, मुझे रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए। जैसे लोगों को जेल भेजा जाए या फिर पाकिस्तान, इसी सवाल पर बड़ी बहस चल रही है और हम सीधे चलते हैं पटना RSN सिंह साहब के पास। सिंह साहब, आपको क्या लगता है मसरत आलम जैसे लोगों की अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है कश्मीर को लेकर? क्या वो फिर यहां पर एक नया आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, ये केवल लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये इंटरनल सिक्योरिटी और कंट्री के इंटीग्रिटी से ताल्लुक रखता है। और इसमें जो उन्होंने कहा कि ये एफआईआर वगैरह का मामला नहीं है, ये डिस्कोर्स का मामला है। अगर 3-4 हजार लोग
वहां पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं और प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब इस डिस्कोर्स को कोई एनकरेज कर रहा है। आप तुरंत सरकार बनाने के पहले आपने सेपरेटिस्ट को थैंक किया और उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब इस डिस्कोर्स को कोई एनकरेज कर रहा है। आप तुरंत सरकार बनाने के पहले आपने सेपरेटिस्ट को थैंक किया और उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये डिस्कोर्स जो है वहां पे वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है नई सरकार आने के बाद। तो और इस डिस्कोर्स के साथ आप कह रहे हैं कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाओ, ये क्या जायज है? दूसरी बात यह है, तमाम जो अलगाववादी लोग हैं और जो अलगाववादी को लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये बार बार जब कश्मीर का बात करते हैं तो JNK ना बोले, आप कश्मीर वैली का बात कीजिए। ऐसे सेपरेटिस्ट जैसे गंदे लोग जम्मू और लद्दाख में नहीं रहते हैं। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप इन दो इलाकों का आप साथ साथ आप नाम ले। ये डिस्कोर्स हमको बदलना होगा। और बाकी मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि देखिए, शेख अब्दुल्ला से लेके अभी तक मैं जितना जानता हूं और मैंने जितना मुझे एक्सपीरियंस है, कोई एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हुआ है जिसके कि मैं ये कह सकूं कि ये आदमी बिल्कुल एक नेशनलिस्ट है। कोई नहीं है। चाहे वो एक बार उमर अब्दुल्ला ने, मुझे याद है, पार्लियामेंट में टेबल थंप करके बोला कि आई एम एन इंडियन, आई एम अ प्राउड इंडियन। अरे साहब, ये आपको क्या एडवर्टाइज करने की जरूरत है? योर एक्शंस हैव टू शो। कुछ भी होता है, जब देश में समस्या आ जाती है, तो ये देखो, ये पूरे ये जो कश्मीर वैली के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, ये लंदन में ये क्या करते हैं आपने कभी पता लगाया है? इनका फंडिंग कौन? ये हमारे और आप के टैक्स पेयर्स मनी से ये हॉलीडे मनाते हैं लंदन में। आप देखिए, हम और आप क्यों नहीं हर 15 दिन और 1 महीने के बाद लंदन जाते हैं? ये ड्रामे खत्म कीजिए। आपने पूछा कि अगला क्या होगा, आगे देखना। यही लोग फिर एक कोई ये गोलीबारी की वो ये घटना ये लोग इंजीनियर करेंगे और उसके बाद स्टोन पेंटिंग वाला मामला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल राहुल जलाली साहब, हफीज सईद की बात है, मैं आता हूं सिंह साहब। जब पेशावर स्कूल पे हमला हुआ, मैं आता हूं सिंह साहब आपके पास दूसरे पॉइंट के लिए। राहुल, कब से चल रहा है ये सब? देखिए, ये जो हम लोग यहां बहस कर रहे हैं, पहली बात तो याद रखिए, ये एक बिल्डअप है, ये कोई नई बात नहीं है। जो कल हुआ उसको सिर्फ वो कल के पर्पस में मत देखिए। ये एक वन ऑफ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो चीज नहीं है। इसकी शुरुआत, मैं अभी कश्मीर से आया हूं, जम्मू कश्मीर से। मैं अब जम्मू कश्मीर चूंकि दोनों जगह में गया था, इसकी शुरुआत होती है, अगर आपको याद हो, कठुआ और सांबा पे एक टेररिस्ट अटैक होता है। उसके बाद पंडित का मसला आता है, कश्मीर में हड़ताल हो जाती है इसके खिलाफ, जो भी ऐलान था। उसके बाद त्राल में एक एनकाउंटर होता है। उस एनकाउंटर के बाद क्या पूरा हड़ताल फिर शुरू होता है, पत्थरबाजी शुरू होती, और ये पिछले 4-5 दिन की बात ही है। फिर गिलानी साहब आते हैं, पूरा ऐलान ये होता है कि देखिए गिलानी साहब आएंगे, उनका खैर मकदम किया जाएगा, एयरपोर्ट से उनको लाया जाएगा। और कब जब ये सब की कार्रवाई हो रही है, तो कल जो हुआ मसरत आलम को लेके वो सारी चीजें हुई। पर ये कोई नई बात नहीं है। मसरत आलम कौन है, क्या है, वो हम सबको पता है, वो PDP को पता है, वो BJP को पता है, वो हमें पता है। मसरत आलम से आइडियोलॉजी की बैटल जो कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सी आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं। पर अब आगे क्या होगा? पहली बात तो ये है कि कल एक कॉल दिया हुआ है इन्हीं लोगों ने, मसरत आलम और गिलानी साहब ने, चलो त्राल। उसके आप माने समझते हैं? श्रीनगर से ये कॉल दे रहे हैं कि त्राल में जो एनकाउंटर हुआ है उसके खिलाफ आप एक कार्रवाई शुरू करो, श्रीनगर से त्राल। और इसके रोकने के लिए क्या कर रही है केंद्र की सरकार, वहां जो स्थानीय सरकार है कल? क्योंकि देखिए, ये जो कैलेंडर है
यही चीज हुई थी 2010 में। मसरत आलम ही था जो कैलेंडर पेश करता था, आज कहां क्या होगा, कल कहां क्या होगा, मैं उसी पैटर्न पे ये पूरा जाते देख रहा हूं। पर आज का जो कश्मीर है वो 2010 का कश्मीर नहीं है। आपके पास रिपोर्ट्स हैं, खासकर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होगी, सेंटर के पास तो है ही, कि टेररिस्ट का, आतंकवादियों का जो जमावड़ा है कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वो है वहां पे। आपने बयान सुना होगा आर्मी कमांडर का कि 1000 से ऊपर आतंकवादी बैठे हुए हैं अंदर घुसने के लिए। अभी तक हमें नहीं मालूम कि कठुआ से जो अंदर आए थे 2 को मार दिया गया है, कितने अंदर आ चुके हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल स्पेस मसरत आलम दे रहे हैं बंदूक को। और ये जो हम 70% की बात करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं, मैं हुसैन साहब से पीडीपी के जो छोटे हैं वहां मेरे भाई, उनको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि बंदूक के खिलाफ आइडियोलॉजी और डेमोक्रेसी नहीं चलती है। आपने ये कश्मीर में देख चुके हैं आप कि पूरा कश्मीर थम गया था जब बंदूक सामने आई थी। सब पूरा आधा कश्मीर जो आइडियोलॉजी और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जम्मू में रिफ्यूजी थे 90 में, बिल्कुल, वो हिंदू हो या मुसलमान। बिल्कुल। आज क्या आप वापस उसी जगह जाना चाह रहे हैं? और मैं ये सवाल बीजेपी से करना चाहता हूं। आप सरकार में हैं, मैं चाहता हूं कि ये सरकार रहे, बिल्कुल, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, पर ये ना हो कि ये सारी चीजें हाथ से बाहर निकल जाए। 90 में 89, 90 में कवर कर रहा था कश्मीर को, यही सारे सिलसिले हुए थे। दोबारा उसको दोहराइए नहीं, अभी भी मौका है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं निप इट इन द बड। अभी बंद करिए, आगे हाथ से निकल जाएगा। आगे हाथ से। नरसिम्हा राव साहब देखिए, अभी वक्त है, हाथ से निकल जाएगा। हाथ से कैसे निकल रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको। गृह मंत्रालय ने कहा कि गिरफ्तार करो, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट 24 घंटे से ऊपर हो गया, खामोश है। मुफ्ती मोहम्मद सईद टालने के अंदाज में बात कर रहे हैं। कश्मीर जैसा सेंसिटिव मसला है, उसके बाद मसरत आलम कहता है कि मैं भारतीय नहीं हूं, रियासत जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार इतनी कमजोर। दीपक जी, आप जो कह रहे हैं, आपके पैनल में कुछ एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं, और देश में कई लोग इस बात को लेकर चिंतित है। मैं एक ही आश्वासन आपको, आपके दर्शकों को देना चाहता हूं कि केंद्र में जो सरकार है, उस सरकार की मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी जी है, राष्ट्रभक्त है। और कौन सी पार्टी सत्ता में है? भारतीय जनता पार्टी है। क्या हमारी आइडियोलॉजी के बारे में देश को हमें बताने की, फिर एक बार बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है। आइडियोलॉजी आपकी बिल्कुल जरूरत है। वो सही बता रहे हैं। की बात बताने की क्या जरूरत है? एक्शन बताइए, एक्शन लीजिए। बिल्कुल एक्शन की बात है। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस की बात कीजिए। सुन लीजिए, क्या आप यदि सुनना चाहते हैं तो थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस की बात कीजिए। बातों का वक्त खत्म हो गया, काम का वक्त आया है, काम कीजिए। सत्ता से जनता ने कांग्रेस पार्टी को केंद्र में और राज्य में दावे करते थे, बार बाहर धकेल दिया है। अरे इधर बाहर धकेल दिया है, आप आ गए। कम से कम सलाह नहीं लेना चाहते, सीना दिखा दीजिए। अरे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ मीमफजे साहब, कांग्रेस पार्टी को धकेल दिया है, कांग्रेस पार्टी को धकेल दिया है, सत्ता से हटा दिया है। 11 महीने हो गए, कश्मीर के अंदर आग लगने जा रही है। मसरत आलम कह रहा है मैं पाकिस्तानी हूँ, वो ये कह रहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। उसके बाद आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। देश इसके बारे में क्या सोचे? मैं शुरू में ये बात कहना चाह रहा था कि जो जलाली साहब ने कहा है कि चलो तराल, दीपक जी, चलो तराल नहीं है, दीपक जी, कश्मीर को आग लगाने का पूरा सिलसिला है। दीपक जी, आपने पहले भी लापरवाही की तो कल आपने देखा क्या हुआ। कांग्रेस, अब आप जो लापरवाही करेंगे उसके नतीजे बहुत खराब होंगे। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को कोसना बंद कर दीजिए। को सत्ता आपके हाथ में है, का काम हमारे हाथ आपने में किया नहीं है।
आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप 4 दिन बंद नहीं रख सके। हमारे पार्टी के 9 मुखिया, साल बंद रखा है, हमारे देश के मुखिया, ये नेता हमारे जमाने में नहीं बना, रेता आपके आने के बाद बना है। क्या कार्रवाई करना चाहिए आपसे 100 गुना बेहतर हम जानते हैं। अरे राव साहब, इसीलिए तो 24 घंटे से मसरत आलम खुला है। आपको 24 घंटे से मसरत आलम खुला घूम रहा है, कह रहा है मैं पाकिस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी नहीं हूँ, 28 इंच का सीना तो दिखा मैं कश्मीरी हूँ और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इसीलिए तो देशभक्ति पर सवाल उठ रहा है। जब ये देशभक्त है, बाकी सब जब ये सीना दिखेगा आपको, आप अकेले देशभक्त हो, बाकी जो यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, अशोक पंडित जी आइए, अशोक पंडित जी आपका कमेंट। अशोक पंडित जी, दीपक, आपने कई कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, आपने कई कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। मैं अपने उसके लिए मैं आपसे बहस अलग से करूंगा। ये कांग्रेस का रोना बंद कर दीजिए। कांग्रेस की सरकार नहीं है, सरकार ने मोदी जी की सरकार है, बीजेपी जी की सरकार है। अच्छा, अशोक पंडित जी को बोलने दीजिए। अशोक पंडित जी, जनता आपसे सवाल कर रही है। हमें मालूम है ये चैलेंज से कैसे उभरना है, जम्मू कश्मीर के मसले को कैसे, आपको कुछ नहीं मालूम है, सुलझाना है। सत्ता में आ गए, गलती से हम जानते हैं, काम करना नहीं जानते। जनता ने हमें जिम्मेदारी दिया है। खाली तकरीरें करने से काम नहीं होता है। आप बहुत अच्छा जानते हैं, नहीं होता देश नहीं चलता। आपको काम नहीं, तकरीरें करने से नरसिम्हा राव जी पड़ता है, सोचना पड़ता है कुछ। नरसिम्हा राव जी, आपकी देशभक्ति पर किसी को डाउट नहीं है, आपकी देशभक्ति पर किसी को डाउट नहीं है, पर मुझे लगता है कि देश इतने बयानों को सुनने के बाद, पाकिस्तान के पक्ष में नारे देखने के बाद, पाकिस्तान के झंडे फहराए जाने के बाद, एक ऐसे अलगाववादी से जिसे आपकी सरकार ने छोड़ा है, देश को लगता है कि उसे गिरफ्तार करना चाहिए। और आपसे ये गुजारिश है कि इतना सब देखने के बाद, भारत विरोधी बयान सुनने के बाद उसे आप गिरफ्तार करेंगे। गृह मंत्रालय कह चुका है कि आप उसे गिरफ्तार करें। मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार, वो आपकी भी सरकार है, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी लाचारी दिखाता है, और इसी लाचारी पर हम आपसे सवाल पूछेंगे ब्रेक। तो इधर हम बहस कर रहे हैं और उधर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ फिर जहर उगला है और उसने समर्थन किया है मसरत आलम का। मसरत के खिलाफ राजद्रोह के केस पर बोलते हुए हाफिज ने कहा है कि ये केस बोगस है। हाफिज सईद ने कहा है कि कश्मीर में कश्मीरियों ने पाकिस्तानी झंडा फहराया है। सीधे चलते हैं पीडीपी के नेता शेख साहब के पास। शेख साहब, अब तो देखिए हाफिज सईद भी समर्थन करने लग गया, क्या कहेंगे आप इस पर? टू फ्रेंड्स, दोस्ताना है हाफिज सईद और मसरत आलम। को ये छुपी हुई बात नहीं कि हाफिज सईद तो चाहता है, वो तो चाहता है अलगाववादियों के जो आका सरहद पार बैठे, वो तो चाहते हैं कि अलगाववादी जो है वो सामने आए और उसके समर्थन में वो लोग आएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस देश के जो हम नागरिक हैं, हमने इन अलगाववादी लोगों को हीरो बना दिया है। आपने देखा हीरो आपने बनाया छोड़कर, हीरो आपने बनाया छोड़कर, बिल्कुल नहीं बनाया। हम तो गिरफ्तार करके हीरो बना दीजिए। ने छोड़ा उसे, अदालत के हुक्म से छोड़ा गया। गिरफ्तार करके हीरो बना दीजिए शेख साहब। वो गिरफ्तार होंगे, अगर पुलिस को उनकी गिरफ्तारी की जरूरत है वो गिरफ्तार होंगे। अरे देशद्रोह का मुकदमा बनता है, देश के खिलाफ जंग का मुकदमा बनता है। सरकार जो है वो कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। देश की एकता को तोड़ने का मुकदमा बनता है, देश के लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा बनता है, ये लोग का मुकदमा बनता है। इतने मुकदमों में एफआईआर नहीं रजिस्टर होती, सीधे गिरफ्तारी होती है। मुकदमा बिल्कुल नहीं जनाब। मुकदमा पहले एफआईआर रजिस्टर होगी। कानून भी किसी चीज की नाम है, कानून के मुताबिक पहले एफआईआर रजिस्टर होगी और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उसकी गिरफ्तारी जरूरी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मेरे अभी एक भाई कह रहे थे कि एफआईआर जो है वो एक आईवाश है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। हम सब लोग ये मानते हैं कि हम कहते हैं कि लॉ इज सुप्रीम, कानून से बढ़कर कोई बात नहीं।
अगर हम कानून की प्रक्रिया को एक तरफ रख करके सीधा किसी आदमी को उठा करके जेल में डाल दें तो लॉलेसनेस होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जंगल राज नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है। जम्मू कश्मीर के 70% लोगों ने हमें मैंडेट दिया और हम चुन कर आए, इसलिए हमें जम्मू कश्मीर उतनी देश के नागरिक पर। और साथ में मैं बात भी बताऊं कि जम्मू कश्मीर में जो भी होगा कानून की प्रक्रिया के मुताबिक होगा, यहां कोई जंगल राज नहीं है। अच्छा ये बताइए, चलो त्राल का क्या होगा? क्या आप उस पर रोक लगाएंगे? वो तो सामने जो काम कर रहा है वो कानून को उसने ऊपर रखा हुआ है। देखिए, चलो त्राल की जो काल की आप बात कर रहे हैं, चलो त्राल की अगर कोई काल और आप कश्मीर में अलगाववादियों ने दी है, जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी एजेंसी और सरकार देख रही है। ये इस काम सरकार को करने दीजिए, ये काम पुलिस को करने दीजिए। रोकने का काम पुलिस का है, रोकने का काम सरकार का है। आप सरकार को काम तो करने दीजिए। दीपक जी, नहीं, हम तो करने देना चाहते हैं, आप करने को राजी नहीं है। नरसिम्हा राव साहब को एक बात और बताना देना चाहता हूं। मुझे दीपक जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे। जम्मू कश्मीर के नागरिक साहब एक मिनट, एक कंक्लूडिंग सवाल। सिंह साहब एक मिनट। जम्मू कश्मीर के नागरिक पर, नरसिम्हा राव साहब, देशभक्ति पर हमेशा सवाल निशान किया जाता है। अभी मेरे एक बड़े भाई कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जितने भी मुख्यमंत्री अभी तक रहे हैं उनमें से कोई भी नेशनलिस्ट नहीं था। ये तो अफसोस की बात है। आप जम्मू कश्मीर रियासत के मुख्यमंत्री, उन्होंने नाम लेकर के बताया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर अभी तक जितने मुख्यमंत्री रहे कोई नेशनलिस्ट नहीं है। एक मिनट अफसर साहब, मैं आपके पास आता हूँ। अगर आप राज्य के मुख्यमंत्री आपको ऐसा नहीं लगता? आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बड़ी लाचार नजर आ रही है? बिल्कुल सही है, सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा है। सारे मुख्यमंत्रियों ने हिंदुस्तान को लूटा है, हिंदुस्तान को ब्लैकमेल सुन किया नहीं है। पा रहा हूं दीपक जी। चलिए, मुझे बहस यही रोकनी पड़ेगी। अफसोस, मेरा आखिरी सवाल नरसिम्हा राव साहब से ये था कि इस पूरे मसले पर बीजेपी आखिरकार लाचार क्यों नजर आ रही है? इस सवाल का जवाब हम आगे की बहस में बीजेपी से जरूर लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन मसरत आलम की रिहाई और उसके बाद जो कुछ करते जा रहा है वो, उस पर जम्मू कश्मीर की सरकार पर सवाल जरूर खड़ा हो गया है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।